आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सिनॉप्सिस की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एंड रेफरेंस। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करें तो कोई भी सजीव शून्य या निर्वात में जीवित नहीं रह सकता है। सभी प्राणी एवं पादप किसी न किसी परिवेश आवरण के द्वारा घिरे रहते हैं। इस परिवेश आवरण के अंतर्गत सभी सजीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निवास करते हैं। इस परिवेश आवरण को वातावरण कहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष सीमा प्रभाव सजीवों की जैविक क्रियाओं पर पड़ता है। वातावरण एवं जीवधारियों में एक जटिल पारस्परिक संबंध के माध्यम से आवश्यक तत्वों का आदान प्रदान एवं अजैविक कारकों का जटिल समूह है, जिसमें वह अपनी दैनिक जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ का आदान प्रदान करके ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की हम बात करें तो न्यूनता जो है के नियम एवं सहनशीलता की सीमा की अवधारणा के सामंजस्य से सीमाकारी कारकों की अधिक सामान्य और आधुनिक बनी है। समानता है प्रकृति में दो जो है निम्न परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित रहता है। पहला है जिन पदार्थों की जीवधारी जो है को सबसे कम आवश्यकता होती है उनकी मात्रा व परिवर्तनशीलता तथा भौतिक कारकों के प्रभाव से वह नियंत्रित रहता है, अर्थात इन सब प्रभाव उस पर निर्णायक होता है। जीवधारी वातावरण के अन्य घटकों तथा स्वयं के परिवर्तनशीलता की सहनशीलता की जो है सीमा से नियंत्रित रहता है। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है लिवेंग और जो है सेल्फोर्ड ने जो है परिमितकारी कारकों लिमिटिंग फैक्टर के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तथा ओडम ने 1972 में इन नियम या सिद्धांत को विस्तार से बताया। तो लिविक ब्लैक मीन्स जो है यहाँ पे लो है उसका वर्णन किया है। तो जर्मन रासायनिक वैज्ञानिक जस्टस फान लिविक ने 1840 में अपनी पुस्तक कार्बनिक रसायन एवं उनकी कृषि और कार्यकिकी में उपयोग प्रकाशित की। लिविक ने अपनी पुस्तक में विभिन्न कारकों का पौधों की वृद्धि पर प्रभाव का वर्णन किया। उसने अपने परिणामों को इन साधारण शब्दों में लिखा है। वृद्धि पर जो है प्रभाव का वर्णन किया। उसने अपने परिणामों को इन साधारण शब्दों में लिखा है। पौधों की वृद्धि उन पोषक पदार्थों पर निर्भर करती है जो कि आवश्यकता के रूप में न्यूनतम मात्रा में उपस्थित हों। इसे लिविक का न्यूनतमा का नियम कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक पौधों को कुछ आवश्यक पोषक पदार्थों की निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर इसमें से एक भी खाद्य पदार्थ अनुपस्थित हो रहता है तो उनका परिवर्धन एवं वृद्धि रुक जाती है। अगर न्यूनतम जो है मात्रा है तो भी वृद्धि पर असर पड़ता है। लेकिन बाद के कार्यों व शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वातावरण के दूसरे कारक भी सीमाकारी कारकों की भांति कार्य करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर जो है इंटरेक्शन की हम बात करें तो लिविक के काल से अब तक सीमाकारी कारकों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि न्यूनतमा जो है में कारकों की अंतःक्रिया का सिद्धांत भी
जुड़ना चाहिए, नहीं तो सबसे कम आवश्यकता वाले पदार्थ की उपयोगिता बदल जाती है। कुछ जीवों में कम मात्रा वाले पदार्थ की अपेक्षा अधिक मात्रा वाले तत्व को अत्यधिक मात्रा में उपयोग लाया जाता है। उदाहरण जैसा कि हम जानते हैं कि मोलस्का का कवच जो है कैल्शियम का बना होता है, परंतु जहां स्ट्रांशियम अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तथा मोलस्का अपने कवच में कैल्शियम के स्थान पर जो है स्ट्रांशियम काम में ले सकता है। सेल्फोर्ड्स लॉ का जो है टॉलरेंस की बात करें तो वी सेल्फोर्ड जो है उन्होंने किसी भी कारक अथवा गुणक की विशेष सीमाओं से कमी या अधिकता जीवों के लिए घातक सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में ये कारक किसी जीव के बने रहने या उसकी सफलता में परिमितकारी कारक बन सकते हैं। जैसे मनुष्य के आहार में आर्सेनिक की थोड़ी मात्रा जो है टॉनिक का कार्य करती है, किंतु इसकी मात्रा में थोड़ी सी भी अधिकता मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होती है। इसी प्रकार CO2 हरे पादपों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी सांद्रता में थोड़ी सी वृद्धि से पौधों में वृद्धि बढ़ जाती है, परंतु इसकी अधिक वृद्धि पौधों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। इसी को सेल्फोर्ड का सहिष्णुता का नियम कहते हैं। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। न्यूनतम के सिद्धांत के सहनशीलता की सीमा की अवधारणा के सामंजस्य के द्वारा परिमितकारी कारक की अधिक सामान्य एवं आधुनिक अवधारणा बनी है। प्राणी की कोई भी परिस्थिति जब तक सहनशीलता का उल्लंघन कर जाती है तो परिमितकारी बन जाती है। वातावरण में प्राणी दो निम्नलिखित तथ्यों द्वारा नियंत्रित रहता है। पहला, जिन पदार्थों की प्राणी को सबसे कम आवश्यकता होती है उसकी मात्रा एवं परिवर्तनशीलता एवं भौतिक कारकों का प्रभाव उस पर निर्णायक होता है। दूसरा, प्राणी वातावरण के अन्य घटक तथा स्वयं की परिवर्तनशीलता की सहनशीलता की सीमा से नियंत्रित रहता है। इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर की हम बात करें तो ओडम ने 1972 के अनुसार सहनशीलता की सीमा एवं परिवर्तनशीलता द्वारा प्रकृति में प्राणी नियमित रहते हैं। महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। वाटर, जल सभी प्राणियों एवं जीवों का एक आवश्यक कार्यशील पदार्थ है। यह प्ररस का प्रमुख घटक होता है। थलीय वातावरण में जल परिमितकारी होता है। जलीय परिमितकारी जो है कारक बन जाते हैं, जिसके कारण जो है प्राणियों का परासरण संतुलन प्रभावित होती है। टेम्परेचर की हम बात करें तो तापमान प्राणियों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। सभी प्राणी अनुकूल तापमान पर अच्छे प्रकार के विकसित होते हैं और 52 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम पर प्राणी जीवित नहीं रह सकते। परंतु बैक्टीरिया एवं शैवाल जो हैं वह 85 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर जीवित रहकर प्रजनन कर सकते हैं। परंतु अधिकांश प्राणियों में तापक्रम का कम या अधिक होना आवश्यक होता है। लाइट की हम बात करें यहाँ पे तो पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य प्रकाश एवं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन संभव है। प्रकाश का प्रभाव इसके गुण, अवधि, क्षमता आदि पर निर्भर करता है। पौधा में प्रकाश संश्लेषण इसके बिना संभव नहीं है। तेज प्रकाश में यह क्रिया तेजी से एवं मंद प्रकाश में मंद गति से होती है। कुछ प्राणी संरचना एवं प्रवास जिनकी लंबाई के अनुसार पाया जाता है। दैनिक प्रकाश का जो है नियंत्रण प्रभाव प्रकाश आवर्तता कहलाता है। एटमॉस्फेरिक गैसेस की हम बात करें तो पहला है नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, किंतु पौधे इसे नाइट्रोजन व नाइट्रस के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जलीय समुदायों में यह सीमाकारी कारक की तरह कार्य करती है। ऑक्सीजन की हम बात करें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, किंतु जलीय वातावरण में यह सीमाकारी होती है। कम ताप पर O2 की
विलेयता बढ़ जाती है तथा उच्च लवणता में यह कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, यह वातावरण का 0.04% भाग बनाती है। यह उच्च लवणता जो है में यह कम हो जाती है। और यहाँ पे माइक्रो जो है न्यूट्रिएंट की हम बात करें तो एस्टर ने के अनुसार लोहा, मैग्नीज, तांबा, वेनेडियम, जिंक, कोबाल्ट और ब्रोन, मोलिब्डेनम क्लोराइड आदि तत्व पौधों के लिए आवश्यक हैं। ये सभी तत्व अधिकांश प्राणियों के लिए भी आवश्यक हैं। छठवां नंबर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर आदि एवं इनके यौगिक सभी प्राणियों के लिए आवश्यक हैं। कशेरुक प्राणियों में कैल्शियम रक्त के थक्का जमने के लिए, पेशियों के संकुलन एवं प्रसार के लिए आवश्यक है। कीटों के बाघ, कंकाल, मोलस्का के कवचों तथा कशेरुक के कंकाल के लिए कैल्शियम एक महत्वपूर्ण कारक है। इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की हम बात करें तो सीमाकारी कारकों की अवधारणाओं का सबसे बड़ा महत्व तो यह परिस्थितियों के जटिल वातावरण का आंतरिक अध्ययन करवाता है। वातावरणीय कारक बहुत जटिल होते हैं एवं सभी कारक समान महत्वता के नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन सभी जंतुओं के लिए आवश्यक है, किंतु यह विशेष वातावरण में ही सीमाकारी रहता है। जैसे अगर किसी झरने में मछलियाँ प्रदूषण से मरती हैं तो हम O2 की कमी का अनुमान लगा सकते हैं। पानी में O2 की सांद्रता भिन्न होती है। इस तरह अगर मैदान में स्तनधारी जीव मरते हैं तो परिस्थिति विज्ञानी किसी दूसरे कारण को सोचते हैं, क्योंकि O2 की सांद्रता वातावरण में स्थिर एवं काफ़ी होती है, इसलिए इसमें O2 की सीमाकारी अथवा परिमितकारी कारक है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे MSc जूलॉजी के नोट्स उपलब्ध किए जाएंगे।